नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं आज ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूं और मैं आपको भी उन शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हिंदी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय भी हैं और सरल स्वभाव के भी हैं और लोग इन्हें अपना एक आइडल भी मानते हैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, और इन्हें दीदी का बहुत नज़दीकी भी माना जाता है। ये हैं राजेश सिन्हा। आइए मैं राजेश सिन्हा से बात करता हूं कि वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहते हैं, उनका क्या राय है। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है कई सारे मुद्दों पर, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार इलेक्शन के पहले टीएमसी के बड़े नामी नेता भी बीजेपी ज्वाइन किए थे, परंतु इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ठीक माहौल एकदम बदल गया है। अब जो टीएमसी से बीजेपी में गए थे वो बीजेपी से टीएमसी आ रहे हैं। उसमें से मुकुल राय जो बहुत पहले गए हुए थे उन्होंने टीएमसी रिजाइन किया, उस पर अब क्या बोलेंगे। देखिए, राजनीति में हर जगह भारतवर्ष के हर राज्यों में ही, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत में ये परंपरा थोड़ी कम है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर में राजनीति करने वाला एक सेक्शन ऐसा होता है जो कि हमेशा सत्ता पक्ष के साथ में रहना चाहता है। दूसरा एक सेक्शन ऐसा है जो कि चुनाव के बाद अपना इरादा बदलता है। मुकुल राय जी चूँकि तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के पायदान पर कहिए कि हर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, या उसका जो एक जामा है उस जामा में हर आदमी फिट नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इनका जो मोटो होता है ये सांप्रदायिक होता है। इनका राजनीतिक स्टाइल है ये पूरी तरह से सांप्रदायिक है। और ये आज से नहीं, जनसंघ के समय से, और तब से जब आरएसएस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पीछे में, तब जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ के भी समय में इनका जो राजनीति करने का स्टाइल, वे ऑफ पॉलिटिक्स है, ये कट्टर हिंदूवाद की राजनीति करते हैं। देखिए, कट्टरता चाहे वो हिंदुत्व का हो या इस्लाम का हो, ये कहीं भी किसी भी समाज के अंदर में इसे आप अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, और विशेष तौर पर राजनीतिक रूप में। अब ये पार्टी हो गई है मोदी की पार्टी और अमित शाह की पार्टी। मोदी एंड शाह कंपनी है ये। भारतीय जनता पार्टी, अब लोग कहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या दूसरा कोई यूपी एनडीए की सरकार, अब ये कहते हैं मोदी सरकार। यानी अब ये एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। अब इसमें आवाम के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और दो लोग हैं अडानी और अंबानी। इन चार लोगों ने मिलकर के इस राजनीतिक इस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इस देश को लूटने का एक जरिया बना लिया। एक राजनीतिक पार्टी कभी भी पश्चिम बंगाल का हित नहीं कर सकती है। और उस समय दीदी ने जो एक स्लोगन दिया कि बहिरागत, ये जो बाहर के लोग आए हैं और यहाँ पर ये बाहर से आकर के, और इनका उद्देश्य था कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, ये सब करके यहाँ पर एक उथल पुथल मचा करके बंगाल के अंदर में, क्योंकि बंगाल उनका पहला पायदान था जिस पर चढ़कर और वो 2024 में वापस दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो सकते हैं। मगर आज पश्चिम बंगाल की जनता ने ये जो सबक दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि 2024 में ममता बनर्जी ही उस पायदान के नीचे खड़ी रहेगी जो आपका पैर पकड़ के खींच के आपको वापस ज़मीन पर लाएगी। तो बंगाल की राजनीति 2024 के परिदृश्य से अगर हम इसे देखें तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज बंगाल से ये उठा है 2021 में, जो हमें लगता है कि 2024 में एक माइलस्टोन साबित होगा भारतवर्ष की राजनीति में ममता बनर्जी के नेतृत्व में। सर, जिस तरह से टीएमसी के कई नेता बीजेपी में गए थे, तो दीदी ने ओपनली कही हैं कि हम गद्दार को वापस नहीं लेंगे। तो इसमें और सौगत राय भी कहे थे कि टीएमसी के विरुद्ध में दो लाइन है, एक है हार्ड लाइन, एक सॉफ्ट लाइन। तो गद्दार कौन है सर? देखिए, हम राजनीति में लोग पार्टियां बदल सकते हैं, झंडा बदल सकते हैं, मगर एक जो राजनीतिक गरिमा जो होनी चाहिए राजनीतिक व्यक्ति के लिए, इस गरिमा को भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने भारतवर्ष के अंदर में ख़त्म कर दिया है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री भी
पार्लियामेंट के अंदर में जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं या वो भाषण देने के समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, भारत की राजनीति में ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग एक प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक कभी नहीं किया गया। सोच है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो भी लोग पश्चिम बंगाल से गए, जाते ही उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ही उस चरित्र को अपनाया और ऐसे ऐसे अश्लील और अनाचार शब्दों का प्रयोग किया उन लोगों ने। किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, मीडिया के माध्यम से मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री खुद भी कर रहे थे। जो पश्चिम बंगाल में के लोग, क्योंकि बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति का सबसे बड़ा स्तंभ पश्चिम बंगाल है। उस स्थान पर जहाँ रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे, नजरुल जैसे लोग जन्म लिए, जहाँ पर राजा राम मोहन राय, जहाँ से मातंगनी हाजरा, ऐसी विभूतियाँ जहाँ पर जन्म लीं, वहाँ पर अगर इन अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाए तो मुझे यहाँ की जनता ने इस चीज़ को बहुत गलत नज़रिए से लिया था। और उन्हीं लोगों के लिए ममता बनर्जी ने या सौगत राय ने जो भी कहा कि हम जो गद्दार हैं, गद्दार मतलब मुकुल राय भी गए भारतीय जनता पार्टी में, मगर कभी भी उन्होंने किसी खुले मंच पर या किसी मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी के लिए कभी भी किसी गलत शब्द का उच्चारण नहीं किया। हमेशा मर्यादित और सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग किया। इसलिए उन्हें गद्दार की श्रेणी में नहीं रख के उन्हें वापस घर वापसी उनका कराया गया। मगर शुभेंदु अधिकारी ने या दूसरे और भी कई नेता थे जिन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द बिल्कुल भी हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देती है, और वो भी एक महिला के लिए। इसलिए इन गद्दारों को दोबारा पार्टी में नहीं लेने का निर्णय लिया गया। और सर, चूँकि आज 23 जून है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है, तो आज का बीजेपी और जो श्यामा प्रसाद जी जो बीजेपी की कल्पना किए थे, वो दोनों में कितना अंतर अब दिखते हैं? देखिए, भगवान राम ने भी कभी भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा भी राजनीतिक दल बनेगा भारतवर्ष के अंदर में जो मुझे ही बेचेगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस जनसंघ की हम स्थापना कर रहे हैं, उस जनसंघ से ही निकलकर एक स्रोत निकलेगा जो कभी आरएसएस का पूंछ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नाम से कमल खिलाने की सोच रखेगा पूरे भारतवर्ष में, और वो उद्योगपतियों के हाथ में जाकर बिक जाएगा। वो कभी कैपिटलिस्ट के साथ में बैठ करके, उनके लिए रेड कारपेट बिछा करके उन लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। तो आज मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा भी इस बात से दुखी होगी कि आज का जो हमारी जो सोच है, जो जनसंघ से निकली और आज ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो ये सोच आज भारतवर्ष के अंदर में है, ये सोच कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाती होगी। और इसी वजह से ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर, क्योंकि देखिए वो एक बंगाल के विभूति थे और उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया था। तो आज वो हमारे बंगाल के एक विभूति थे। हम पहले गैर भाजपा राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस है जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये एक बड़प्पन है ममता बनर्जी की। और सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो जगदीप धनखड़ हैं, हमारे राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि एक संवैधानिक प्रधान के आधार पर नहीं होके बल्कि राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और सीएम के जो चुने हुए नेता है, जो सरकार है, उसके काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर जैसा बाप होता वैसा ही बेटा होता, तो इनके बाप भी वैसे ही हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो बेटा भी तो वही सीखेगा। इनको तो सिखा कर भेजा गया है कि तुम जाओ और ये जो राज्यपाल की गरिमा है इसको इतना गिरा दो कि इसके बाद दूसरा व्यक्ति बंगाल का राज्यपाल बनने के पहले सोचे कि वापस उस जगह पर कैसे जाकर बैठूं जहां राज्यपाल की गरिमा ही खत्म हो चुकी। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर मंच पर आकर दीदी, वो दीदी कह सकते हैं, तो उनके द्वारा भेजे गए राज्यपाल से यही उम्मीद है, उनसे अच्छे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मोदी जी, जैसे कि कहा जाता है कि इलेक्शन के पहले उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया और रविंद्रनाथ टैगोर बनने का प्रयास किया,
परंतु उन पर उनका ये चाल या उनका ये रूप काम लोगों ने नकार दिया और दीदी को दोबारा बहुत बहुमत से, पहले से ज़्यादा बहुमत लेके उनको फिर से अपने नई सरकार बनाने में सहायता की। इस पर आप मोदी जी पर क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल माध्यम से कि पब्लिक काम मांगती है, रूप नहीं? नहीं, असल में वो हम लोगों में, हिंदुओं में जब कुछ मन्नत मांगते हैं तो दाढ़ी बढ़ाते हैं कि हमारा मन्नत पूरा होगा तो दाढ़ी और बाल कटवाएंगे। काफ़ी लोग दाढ़ी बाल बढ़ाते हैं, तो असल में इनका मन्नत पूरा नहीं हुआ। इन्होंने मन्नत मांगा था कि हम ममता बनर्जी को हरा देंगे तो दाढ़ी कटवाएंगे, लेकिन अब मजबूरी है कि ममता बनर्जी हारी नहीं और दाढ़ी उनका कटेगा नहीं। अब 24 में लगता है कि उनके हारने के बाद ही वो अपना दाढ़ी कटवाएंगे। और सर, एक जो अभी हमारे माने जो हमारा समाज आज पेट्रोल, गैस और डीजल जो बेसिक आधार है हमारा समाज जीने का, और आए दिन एक 50 पैसा 30 पैसा बढ़ते बढ़ते आज पहले तो पेट्रोल सेंचुरी मारा, अब डीजल भी मार चुका है। तो केंद्र सरकार से पब्लिक तो आहत परेशान है, क्या राज्य सरकार इसके लिए कुछ करेंगी? देखिए, राज्य सरकारें पेट्रोलियम के मूल्य वृद्धि के ऊपर में सिर्फ एक ही काम कर सकती है कि राज्य सरकारों को जो शेष इससे मिलता है, जो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से स्टेट गवर्नमेंट 1-8 रुपये, 2 रुपये, 8 आना, 1.5 रुपये जो भी है वो कम कर सकती है। जब पूरे देश के अंदर में जीएसटी को लागू किया गया तो आखिर क्या कारण है कि सबसे कम जीएसटी हीरा के ऊपर लगाया गया, डायमंड के ऊपर? हीरा मिडिल क्लास का कोई आदमी या कोई गरीब आदमी या कोई औसत कमाने वाला आदमी तो पहनेगा नहीं। प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाना, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। यदि इसको जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो आज वो लाएं तो 2 दिनों के अंदर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बिल्कुल आधे हो जाएंगे, क्योंकि अब जब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मूल्य निर्धारण को ओपन मार्केट में छोड़ दिया गया है, प्राइवेट जो पेट्रोल कंपनियां आ रही हैं, डीजल की कंपनियां आ रही हैं, रिलायंस या दूसरी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल और दूसरी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां धीरे धीरे ये नुकसान में चली जाएंगी और ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में इसे दे करके, और तब ये पता नहीं जीएसटी के दायरे में लाएं या जो भी करें, ये एक ठो सिस्टम कुछ है, इसके पीछे भी एक साजिश है। इसकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाया जाए, मगर क्यों नहीं ला रहे हैं? मनमोहन सिंह ने भी, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उनका एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने 50 पैसे हर महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, तो उस समय इन लोगों ने ही विरोध किया था सबसे ज़्यादा। और आज जब मनमोहन सिंह ने कहा कि आप इसे जीएसटी के दायरे में लाइए, तो इन्होंने मनमोहन सिंह के उस प्रस्ताव को नकार दिया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक साजिश है, ये कुछ एक बहुत बड़ा खेल है। अब इस खेल को तो वही समझ सकते हैं। सर, और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2024 जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसके लेके टीएमसी भी अपना रणनीति बना रही है, तो इसको आप 2024 में ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर रूप में देखना चाहते हैं, या उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या किस तरह की रणनीति बना रही है टीएमसी? देखिए, अब नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री बनने लायक दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतवर्ष के सभी विपक्षी नेताओं को मिल करके, जो एक मीटिंग भी शरद पवार जी के घर में हुई थी, अभी से यूनानिमसली सब सारे विपक्षी दलों को मिल करके और एक मत से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो 2.5-3 साल बचे हैं, इस 2.5-3 सालों के अंदर में ममता बनर्जी यदि पूरे भारतवर्ष के अंदर में इसके अगेंस्ट में अगर घूम के प्रचार करें, तो मुझे लगता है कि अब एकमात्र नेत्री है ममता बनर्जी जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी भारतवर्ष के अंदर में एज ए प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा कोई व्यक्ति और नहीं। क्योंकि सर आप खुद हिंदी भाषी हैं, और लास्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे कि हिंदी भाषी को कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में उतना स्कोप नहीं मिलता है, उतना उसको नहीं दिया जाता है टीएमसी में, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। भारतीय इस बार भी तृणमूल कांग्रेस ने काफ़ी लोगों को, हिंदी भाषियों को टिकट दिया। मनोज तिवारी मंत्री भी बने हैं, तो दिनेश त्रिवेदी भी हिंदी भाषी थे, रेल मंत्री बनाए गए थे, राज्यसभा से भी गए, लोकसभा में भी गए, काफ़ी लोग थे। ये एक भ्रांति है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ये शगुफा छोड़ा था कि हिंदी भाषियों की विरोधी पार्टी है। अगर हिंदी भाषी तृणमूल के विरोधी रहते तो हिंदी भाषी इलाकों में
ये जो 5-7 ज़िले हैं जो हिंदी भाषी इलाके जहाँ डोमिनेट करते हैं हिंदी भाषी वोटर, वो सभी सीटों पर यहाँ तृणमूल कांग्रेस जीती है। ये भ्रांति है। हम सब हिंदी भाषी यहाँ पर, हम तो यहीं से कमाते हैं, 3 पीढ़ी से यहीं पर रह रहे हैं, यहीं से हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी यहीं पर है, व्यापारिक अस्तित्व भी यहीं है, सामाजिक अस्तित्व भी यहीं। हम लोगों ने जो भी रोजगार किया, पैसा कमाया, वो सब यहीं से कमाया। तो हम इसे अपना ही घर, अपना राज्य समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के अंदर में हम सबको हिंदी भाषी बहुत सम्मानपूर्वक सम्मानित जगह पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजेश सिन्हा जो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, और जैसा कि देख रहे हैं उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब बहुत बखूबी से निभाया है। मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।